Hi everyone, welcoming you all to the YouTube channel Study Smartly with Jyoti। अभी तक हम लोग सोशोलॉजी इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी क्लास 11th के 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। ये 4th लेक्चर है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। जो भी बेसिक्स था इस चैप्टर के लिए और इस लेक्चर में जो भी चीज़ें डिस्कस होंगी उसका कहीं ना कहीं इसको हम बहुत अच्छे से पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा वो ज़्यादातर जो है सो वही चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं इसमें क्या सब है। इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। यू हैव ऑलरेडी बीन अक्वेंटेड विद द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन एंड द सेंट्रल कंसर्न ऑफ सोशोलॉजी टू स्टडी सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल। Our discussion on the individual's choice and the job market showed how the economic, political, familial, cultural, educational institutions are interconnected, and how the individual is both constrained by it and yet can be changed it to an extent. The next few chapters will elaborate on different institutions as well as on culture. It will also focus on some key terms and concepts in sociology that will enable you to understand society. For sociology, it is the study of human social life, groups, and societies. Its subject matter is our own behavior as social being. इसमें जो कहा गया है बस यही जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, कल्चर, जॉब मार्केट, ये सारे जो है सो हमारे हमारा डेवलपमेंट जो होता है उसमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसका कोई ना कोई प्रभाव उसका इफेक्ट जो है वो हम पे पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अगर पॉलिटिकल विल अच्छा है, अच्छे पॉलिसीज़ रही है गवर्नमेंट, तो ऑलरेडी उसका इकोनॉमी भी अच्छा होगा, और इकोनॉमी अच्छा होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, अच्छा जॉब ईजिली मिल जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो सोसाइटी ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड होता है, और वो सोसाइटी हम पे इम्पैक्ट डालता है हमारे ग्रोथ में। और यानी 2 तरीके से होता है। पहला, सोसाइटी इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल सोसाइटी को अफेक्ट करता है। अब कैसे? एक सोसाइटी है, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, यानी सब लेबर ग्रुप से अधिकतर बिलोंग करते थे। सब जितने भी लोग थे वो मनरेगा में मान लेते हैं कि वो काम करने के लिए जाते थे। उनके बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, बड़े बड़े सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते थे, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते थे, या तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे या फिर कोई जो छोटा प्राइवेट स्कूल में भी, बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल नहीं था, यानी बहुत ज़्यादा जिसका बहुत अधिक फीस हो वैसा कोई जो है सो स्कूल नहीं था, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो वैसा कोई स्कूल नहीं था। यहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन जो था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। अब मान लेते हैं, तो अब इसमें एक इंडिविजुअल ए जो है इस सोसाइटी में बड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी जो है इसको इम्पैक्ट करेगी, और ए का डेवलपमेंट भी जो होगा वो वैसा ही होगा। हो सकता है तो लोग 500 कमाते थे दिन का, ये 1000 कमाने लग जाए। ये किसी ठीक ठाक प्राइवेट स्कूल में पढ़ लिया हो सकता है इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन मान लेते हैं इसी सोसाइटी के अंदर कोई एक व्यक्ति बाहर से आया, मान लेते हैं ये कोई एक एरिया था और यहाँ पे ऐसे कंडीशंस थे, लेकिन एक व्यक्ति जो कि बहुत हाईली एजुकेटेड है, यहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, एक हाईली एजुकेटेड वेल टू डू फैमिली से एक व्यक्ति जो है वो यहाँ आता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा यहाँ का कंडीशन तो बहुत ख़राब है, ये आकर के इस एरिया में सेटल हुआ, देखेगा यहाँ का कंडीशन तो बहुत ख़राब है। अब क्या करेगा, यहाँ जो बच्चे अब यहाँ काम पर जा रहे थे, 18 साल से कम के बच्चे या 14 साल से कम के बच्चे जो काम पर जा रहे थे, ये व्यक्ति क्या करेगा, सोचेगा चलो थोड़ा फीस कम कर देते हैं और लोगों को ट्यूशन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, इसमें से जो बच्चे थे यहाँ पर वो इसमें कुछ लोग जो है पढ़ना शुरू कर दिया, वो लोग पढ़ा, इसके पास एजुकेशन आया। अभी तक इस एरिया में ट्यूशन जैसा कोई जॉब जो है एग्जिस्ट नहीं करता था, सारे लोग लेबरर थे। लेकिन अब चूँकि ये ट्यूशन दिया इसको, बच्चों यहाँ पे जो भी बच्चे थे या जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहता था उसने पढ़ाई की। अब जो है न्यू जनरेशन जो होगा उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे,
ये क्या करेगा, ये भी अपना ट्यूशन खोल सकता है, या कहीं बड़े जगह पे नौकरी कर सकता है, या कोई अदर वर्क्स भी कर सकता है। यानी कैसे एक सिंगल इंडिविजुअल के इस सोसाइटी में एंट्री ने इस सोसाइटी को भी चेंज किया। एक लंबे समय के बाद, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद इस सोसाइटी में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं सोसाइटी जो इंडिविजुअल को चेंज करती है और इंडिविजुअल सोसाइटी को, दोनों इंटरकनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्टिवली इम्पैक्ट करते रहते हैं। सोसाइटी इंडिविजुअल को और इंडिविजुअल सोसाइटी को। अब इसको हम ईजिली समझ सकते हैं। इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। फिर इसके बाद बताया गया है, जो इस चैप्टर में हम बहुत सारे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि अलग अलग जो सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं ये हमें आगे वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। और सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जैसे फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी में एग्जिस्ट, हॉस्पिटल हो गए, ये सारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर सोशोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन। अच्छा, एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। सोशोलॉजी क्या है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओन फॉर सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। यानी सोशोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, सोशोलॉजी में हम ह्यूमन सोशल लाइफ को स्टडी करते हैं। यानी हम ह्यूमंस के बारे में ही स्टडी करते हैं सोशोलॉजी के अंदर। तो क्या ह्यूमंस के बारे में सिर्फ सोशोलॉजी में पढ़ा जाता है? नहीं, सोशोलॉजी के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिलॉसफी हो गया या फिर रिलीजियस टीचिंग्स जो होती हैं, उसमें हम अपने सोसाइटी की ही बात करते हैं। लेकिन उसमें जो चाहे फिलॉसफी हो गया या रिलीजियस टेक्स्ट जो होते हैं, उसमें हम ज़्यादातर फोकस एरिया जो हमारा होता है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाली मोरालिटी, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, इस सब पे के इर्द गिर्द जो है हमारा सोशल चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इन सब्जेक्ट्स में। लेकिन सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट मैटर अलग है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये आगे हो सकता है इस बुक में दिया होगा। डुरखाइम एक सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक स्टडी किया सुसाइड पे। इससे पहले भी सुसाइड पे बहुत सारे थ्योरीज आ चुकी थी और सुसाइड पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल थे, उसको पढ़ा जा रहा था, उसको समझा जा रहा था। लेकिन कहाँ? साइकोलॉजी के अंदर। लोगों को लगता था जो सुसाइड होने का एक कारण जो है, वो कारण क्या है, वो है साइकोलॉजी। लोगों का साइकोलॉजी मतलब मानसिक विकास इस तरीके से हो जाता है जो कहीं ना कहीं जाकर के एक पॉइंट के बाद वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो अपने आप को ख़त्म करना ही बेहतर समझता है, सुसाइड। लेकिन डुरखाइम जो है, इन्होंने सुसाइड का स्टडी किया। डुरखाइम ये जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाकर के, पुलिस स्टेशंस में जाकर के लगभग 40,000 केस को इन्होंने स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया। लेकिन इसमें जो उन्होंने कारण बताया वो साइकोलॉजिकल कारण नहीं बताया। इसने बताया कैसे सोसाइटी जो है इन्फ्लुएंस करती है लोगों को सुसाइड की तरफ। अभी चूँकि ये बहुत बड़ा थ्योरी है तो इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बस एग्जांपल के तौर पे बस इसको याद रख सकते हैं। जो सोसाइटी भी कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करती है टू डू सुसाइड। डिवीज़न ऑफ लेबर जो है कैसे लोगों को जो है सो फोर्स करती है सुसाइड की तरफ। कैसे जो है सो सोसाइटी में जो वर्क कल्चर है, सोसाइटी में कोई एक आदमी जो है सो वो एक पर्टिकुलर काम ही कर रहा है, उससे जो लोगों में एकांतता का भाव, लोनलीनेस का भाव आ रहा है, इस कारण भी एलियनेशन का भाव आ रहा है, इस कारण भी जो है सुसाइड हो रहे हैं। कुछ जो है सो किसी के अंदर पैट्रियोटिज्म ज़्यादा है, उसका भी उसके कारण भी लोग मतलब जैसे कि कोई शहीद होता है तो शहीद होना भी एक तरीके से सुसाइड है, लेकिन वो सुसाइड के अलग तरीके में आता है। तो उसको पता है जो मेरे साथ ये होगा, उसके बावजूद भी वो कर रहा है, तो उसको जो है, चूँकि इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब डुरखाइम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सुसाइड में, उसमें वो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पे हम याद रखेंगे। जो जैसे सुसाइड हो गया, डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो इकोनॉमी का पार्ट था। पहले लोग इकोनॉमिक्स के अंदर जो है डिवीज़न ऑफ लेबर को पढ़ा करते थे, लेकिन डुरखाइम ने डिवीज़न ऑफ लेबर को तो पढ़ा, डिवीज़न ऑफ लेबर पे अपना थ्योरी दिया, लेकिन उन्होंने सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीज़न ऑफ लेबर को देखने का कोशिश किया। तो
ये सारे चीज़ें जिसको सोसाइटी के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ा जा सकता है, उसको सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाएगा। Sociology is not the first subject to do so. People have always observed and reflect upon societies and groups in which they live. This is evident in the writing of philosophers, religious teachers, and legislators of all the civilizations and epochs. This human traits to think about our lives and about society is by no means confined to philosophers and social thinkers. All of us do have ideas about our own everyday life and also about others' life, about our own society and also about other society. These are our everyday notions, our common sense in terms of which we live our lives. However, the observation and ideas that sociology as a discipline makes about society is different from both the philosophical reflections and the common sense. यानी इससे पहले जो मैंने समझाया वो उसी चीज़ को यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में दिया गया है। इसमें एक चीज़ जो मैंने नहीं बताया वो ये है कि सिर्फ जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं या जो फिलोसफर्स होते हैं या जो रिलीजियस लोग होते हैं वही सिर्फ सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते हैं। जो कॉमन पीपल होता है, हर एक इंसान अपने सोसाइटी के बारे में सोचता है, दूसरे सोसाइटी के बारे में सोचता है, लेकिन सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस जो है, थिंकिंग एबिलिटी जो है लोगों का, वो अलग अलग होता है। जैसे कोई एक कॉमन इंडिविजुअल जो सोसाइटी के बारे में सोचता है वो बहुत ही कॉमन तरीके से सोचता है, उसका जो भी चीज़ है वो सोचता है वो एजम्पशन बेस्ड ज़्यादा होता है, उसका कोई फैक्ट नहीं होता, उसको कोई कभी प्रूव नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ एजम्पशन होता है, ऐसा हुआ, हाँ ऐसा ही हुआ इसलिए हो गया। जैसे कोई गरीब है तो हम मान के चलेंगे गरीब क्यों है, क्योंकि काम नहीं करना चाहता है इसलिए गरीब है, या नहीं पढ़ा इसलिए गरीब है। नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, उसके गरीबी के पीछे कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हो सकते हैं। अब वो कोई पर्सन गरीब क्यों है, उसके पीछे जितने भी कारण हो सकते हैं उन सब को जो पढ़ने का कोशिश करेगा वो एक सोशोलॉजिस्ट होगा। यानी उसको जिस तरीके से साइंस में कुछ फार्मूलाज होते हैं, एम्पेरिकल तरीके से हम देखते हैं, फैक्ट बेस्ड देखते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं, जो एक फार्मूला दिया उसको हम सॉल्व करके देखें, इक्वेशन सॉल्व हो गया, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या वो फार्मूला या वो रूल, वो थ्योरी जो भी दिया गया है किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा, क्या वो हर कंडीशन में, अगर जिस तरीके से वो फार्मूला दिया गया तो हर सिचुएशन में वो सही साबित हो पाता है, अगर नहीं तो उसमें चेंज आ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप करने का कोशिश किया, सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, उनका भी यही मानना था जो सोशोलॉजी को इस तरीके से डेवलप करना है। तो जैसे साइंस जो है किसी चीज़ का थ्योरी देता है, वो एम्पेरिकल होता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, ठीक वैसे ही सोशोलॉजी को में भी जो सब्जेक्ट्स मैटर होंगे उसको प्रूफ के साथ बताया जाएगा, उसका थ्योरीज दिया जाएगा। और अगर वो थ्योरी एक्सेप्ट नहीं होता है कोई दूसरा पर्सन, जिस तरीके से साइंस जो है वो हमेशा तैयार होता है, जो एक थ्योरी दिया या एक फार्मूला दिया गया, बाद में कोई साइंटिस्ट आता है उस फार्मूला को चेंज करता है या उस थ्योरी को क्रिटिसाइज करता है और अपना एक नया थ्योरी लेके आता है। ठीक वैसे ही सोशोलॉजी को में भी जो बाद के सोशोलॉजिस्ट आए उन्होंने पहले वालों को क्रिटिसाइज किया, उसमें उन्होंने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू जोड़े और फिर नए नए थ्योरीज सोशोलॉजी में भी आना शुरू हो गया। तो यही सारा चीज़ इस चैप्टर में और इस पार्ट में डिस्कस किया गया है। Observations of philosophical and religious thinkers are often about what is moral or immoral in human behavior, about the desirable way of living, and about a good society. Sociology too concerns itself with norms and values, but its focus is not on norms and values as they ought to be, as goals that people should pursue. Its concern is with the way they function in actual societies. में इसमें कहा गया जो फिलॉसफी होते हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, उसका मेन कंसर्न होता है जो सोसाइटी में मोरालिटी रहे, मोरालिटी हो या इमोरालिटी, कौन सा चीज़ है उसको देखना, अच्छा एक सोसाइटी बने उस चीज़ को फोकस करना। लेकिन सोशियोलॉजी जो होता है ये भी वैल्यूज़ को चेक करता है, ये भी मोरालिटी को देखता है, लेकिन इसका मेन कंसर्न वैल्यूज़ और मोरालिटी को देखना नहीं है, बल्कि उसको प्रूव करना है, जो सच में है उसको विदाउट एनी बायसनेस सिर्फ बता देना है। इसका ये मतलब नहीं हो गया जो सोशोलॉजिस्ट हैं उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सोसाइटी में जो है वो बैलेंस बना रहे, सोसाइटी में वैल्यूज़ बना रहे, वो ये काम तो करता ही है, साथ में वो सोसाइटी में जो जैसे हो रहा है उसको विदाउट एनी बायसनेस उसको बता देना ही सोशोलॉजिस्ट का काम है। इम्पेरिकल स्टडी बता दिया, इम्पेरिकल स्टडी होता है किसी भी चीज़ को फैक्ट और डाटा के साथ प्रूव करना। इम्पेरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटीज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट सोशोलॉजिस्ट डू। दिस हाउएवर डज नॉट मीन दैट सोशोलॉजी इज नॉट कंसर्न्ड विथ वैल्यूज।
It only means that when a sociologist studies a society, the sociologist is willing to observe and collect findings, even if they are not to her or his personal liking. यानी वो जैसा सोसाइटी में हो रहा है वैसा ही बताना उसका काम है, भले उसको चीज़ पसंद हो या ना पसंद हो। जैसे कि किसी एक सोसाइटी में एक सोशोलॉजिस्ट गया ऑब्जर्वेशन करने के लिए, देखा यहाँ तो जो यंगर पर्सन है वो अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अब उसको उस सोशोलॉजिस्ट को ये पसंद नहीं आ रहा है कि कैसे यहाँ जो यंगर है वो एल्डर का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका काम ये नहीं है जो वो बताएगा जो करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा। वो सोशोलॉजिस्ट अपने थ्योरी में सिर्फ ये बताएगा जहाँ वो एक सोसाइटी है जहाँ यंगर जो है वो एल्डर का रिस्पेक्ट नहीं करता है, विदाउट एनी बायसनेस वो उस चीज़ को लिखेगा अपने फाइंडिंग्स में। एक सोशोलॉजिस्ट हुए पीटर बर्गर। पीटर बर्गर मेक्स एन unusual but effective comparison to make the point. अब ऐसा क्यों है, सोशोलॉजिस्ट को जो है विदाउट एनी बायसनेस काम क्यों करना चाहिए? तो इसके लिए हम पीटर बर्गर ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो लेट्स की एक स्पाई है, उस स्पाई को मतलब एक जासूस है, एक स्पाई है, वो जो भी चीज़ वो पता करता है, जो भी डाटा गैदर करता है, जो भी नॉलेज वो इकट्ठा करता है अपने नेटवर्किंग के थ्रू, वो मान लेते हैं वो धर्म के आधार पे उसको देखना शुरू कर देता है, या रीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे उसमें बायसनेस आ जाता है। तो अगर उस स्पाई को उसका जो एनिमी है, उसका जो दुश्मन है वो पकड़ ले, तो ना वो डाटा जो भी इन्फॉर्मेशन उस स्पाई ने कलेक्ट किया अगर उसमें बायसनेस है तो ना वो उसके काम का रहेगा, क्योंकि उसका डाटा ही सही नहीं है, वो पूरा बायस्ड डाटा है, और ना ही जिस ग्रुप के लिए वो काम करता है वो उसके काम आएगा। इसी चीज़ को पीटर बर्गर ने बताया है। इन एनी पॉलिटिकल और मिलिट्री कन्फ्लिक्ट इट इज़ ऑफ एडवांटेज टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑर्गन ऑफ द अपोजिट साइड, बट दिस इज सो ओनली बिकॉज गुड इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ बायस. If a spy does his or her reporting in terms of the ideology and ambitions of his or her superiors, his or her reports are useless not only to the enemy. If the latter should capture them but also to the spy's own side, the sociologist is a spy in very much the same way. यानी ठीक सोशोलॉजिस्ट भी उसी तरीके का हमारे सोसाइटी का स्पाई है. His her job is to report as accurately as he or she can about to certain terrain. Does this mean that the sociologist has no social responsibility to ask about the goals of his or her duty, of his or her study, or the work to which the sociological findings will be applied? She has such a responsibility just like any other citizens of the society. But this asking is not sociological asking. This is like the biologist whose biological knowledge can be employed to heal or kill. This does not mean the biologist is free of responsibility as to which use she or he serves, but this is not a biological question. यानी अब इसमें पूछा गया तो क्या इसका मतलब अगर जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ फैक्ट्स डाटा फिगर की बात करे तो क्या उसका सोसाइटी के प्रति, उसके सोसाइटी में बैलेंस रहे, उसमें वैल्यूज सिस्टम बना रहे, उसमें मोरालिटी रहे, क्या इसके लिए सोशोलॉजिस्ट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जिसमें कहा गया जो ऐसा नहीं है, सोशोलॉजिस्ट का जो है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ठीक वैसे ही हर एक सिटीजन की तरह है सोसाइटी का जैसे अदर सिटीजन्स हैं, और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे। लेकिन जिस तरीके से एक बायोलॉजिस्ट जो है वो ये भी जानता है जो कौन सी दवाई देने से कोई पेशेंट हील हो सकता है, उसका जो डिजीज़ है वो क्योर हो सकता है, या फिर कौन सा दवाई देने से वो ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन वो उस बायोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है जो वो किस चीज़ को चुनता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ जो बायोलॉजिकल ही मतलब वो क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। वो जैसे रिस्पॉन्स लेगा वैसा मतलब सिचुएशन हमें बाद में देखने को मिलेगा। Sociology has from its beginning understood itself as a science. Unlike commonsensical observation or philosophical reflections or theological commentaries, sociology is bound by scientific canons of procedure. It means that the statement that the sociologist arrives at must be arrived at through the observation of certain rules of evidence that allow others to check on
और टू रिपीट टू डेवलप हिज और हिज फाइंडिंग्स फर्दर। यानी सेम चीज़ जो मैंने पहले ही बता दिया, जो सोशोलॉजिस्ट जो है जिस तरीके से साइंस काम करता है वैसे ही फाइंडिंग्स के आधार पे करता है काम, ताकि मतलब इनिशियल सोशोलॉजी का ऐसे हुआ ताकि दूसरा भी उसके थ्योरीज़ को अगर चेक करना चाहे, फाइंडिंग्स को चेक करना चाहे तो ईजिली उसको टेस्ट कर सकता है। There has been considerable debate within sociology about the differences between natural science and the human science, between qualitative and the quantitative research. We need not enter this here, but what is relevant here is that sociology in its observation and analysis has to follow certain rules that can be checked upon by others. अब इसमें दो टर्म आया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, नेचुरल साइंस और ह्यूमन साइंस। ये चार टर्म्स हैं। इन चारों टर्म को अलग से एक वीडियो बना करके और अच्छे से समझा देंगे इन टर्म्स को, क्योंकि एक जैसे इसमें सिर्फ एक टर्म के रूप में यूज कर लिया है, लेकिन ये एक कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह तो आगे वाले वीडियोज़ में मिल ही जाएगा ये टर्म्स, लेकिन पहले ही हम लोग समझ लेंगे इन टर्म्स को। But what is relevant here is that sociology in its observation and analysis has to follow certain rules that can be checked upon by others. In the next section we compare sociological knowledge to common sense. बस इसमें यही बताया गया, आगे हम यही पढ़ेंगे सोशोलॉजिकल नॉलेज और कॉमन सेंस में क्या डिफरेंस होता है। Thanks. If you like this video, please like, share and comment. And if you are the beginner or new to this channel, then please subscribe the channel. Thanks.